मैं वैद्य योगेंद्र नाथ पांडे, प्रोफेसर काय चिकित्सा विभाग, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, सिवान। आज सिद्धि स्थान के 9वें अध्याय के इस 5वें व्याख्यान में आपको पूर्ण रूप से आचार्य उत्तर बस्ती की विधि बताएंगे। श्लोक 50 से आगे बढ़ते हैं। पिछले व्याख्यान में 50 का अर्ध श्लोक कहा गया है और फिर इसमें 50वें का अर्ध श्लोक के बाद 52वें श्लोक तक उत्तर बस्ती की विधि की चर्चा है। ध्यान दें। पुष्प नेत्रम तु हैमम, सोने का, स्यात् छोल स्वयमौतरवस्तिकम, जात्य स्वहन वृन्तेन समम गोपुक्ष संसितम, रौप्यम वा ससच्छिद्रम द्विकर्णम द्वादशांगुलम, तेन यवस्ति युक्तेन स्नेहस्यात् फलं नयेत्, यथा वयो विशेषेण स्नेहमात्रं विकल्प्य वा। उत्तर बस्ती की विधि बताते हुए आचार्य कह रहे हैं कि पुष्प उत्तर बस्ती में पुष्प नेत्र सोने का होना चाहिए। हैमम, वह नेत्र चमेली के फूल या कनेर के फूल के डंठल के समान पतला होना चाहिए। उसकी आकृति गाय के पुच्छ के समान उतार चढ़ाव वाली होनी चाहिए। ये गौ का पुच्छ ऊपर मोटा होता है, नीचे पतला होता है। पुष्प नेत्र चांदी का भी हो सकता है। नेत्र के अंदर इतना मोटा छिद्र होना चाहिए जिससे पीली सरसों बाहर निकल जाए। इंटरनल स्पेस की चर्चा में यही कह रहे हैं। वह पुष्प नेत्र लंबाई में 12 अंगुल लंबा होना चाहिए और 2 कान वाला होना चाहिए। जैसा कि बस्ती कुट के निर्माण के समय, बस्ती नृत्य के निर्माण के समय आपको पीछे बताया जा चुका है। पुष्प नेत्र को बकरी के बस्ती में बांध देना चाहिए। वह जमाना था, आज इस साइज की बस्तियां आती हैं। इससे आधा पल स्नेह को मूत्राशय में प्रविष्ट कराना चाहिए, अथवा रोगी के आयु के अनुसार विचार कर स्नेह की मात्रा बस्ती में देनी चाहिए। आइए श्लोक 53, 54, 55, 56, 57 एक साथ देखें। इसमें उत्तर बस्ती देने की विधि बताई गई है। स्नातस्य भुक्तभक्तस्य रसेन पयांसि अपि वा, श्रेष्ठ बीज मूत्र वेगस्य पीठे जानुसमेम्रौ, रीजो सुखोपविष्टस्य हृष्टे मेढे घृताक्तया, शलाकाया अन्विष्य गतिम यद्य प्रतिहता व्रजेत्, तथा शेफा प्रमाणेन
पुष्पनेत्रं प्रवेशयेत्। गुदवत् मूत्रमार्गेण प्रणयेद् अनुसेविनीं। हिंस्यात् अतिगतं वस्ति निष्ठिरो न गच्छति। सुखं प्रपीड्य निष्कम्पं निष्कर्षे क्षेत्रमेव च। प्रत्यागते द्वितीयं च तृतीयं च प्रदापयेत्। आगच्छन् उपेक्षस्तु रजनीषु विदूषितस्य च। अर्थात जो स्नान करने के बाद मांसरस या दूध के साथ भोजन कर चुका हो तथा मल मूत्र का त्याग कर चुका हो, जानू के बराबर माने घुटने के बराबर खाट पर या चौकी जिस पर कोमल बिस्तर बिछा हो, उस पर सीधा सुखपूर्वक बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को मूत्रेंद्रियों को खड़ा कर घी से चुपड़ी हुई सलाका से मूत्र मार्ग का ठीक ठीक पता लगा के यदि सलाका बिना रुकावट के अंदर चली जाए तो उसे निकालकर मूत्रेंद्रिय की लंबाई के अनुसार पुष्पनेत्र प्रविष्ट करें। पहले अन्वेषिका जानी चाहिए उसमें, तो उसके बाद पुष्पनेत्र का प्रयोग होता है। तथा जिस प्रकार गुदा में प्रविष्ट की जाती है उसी प्रकार मूत्र मार्ग में सेवनी, जहाँ सिलाई वाला हिस्सा दिखाई पड़ता है, ठीक सामने पुष्पनेत्र का प्रयोग करना चाहिए। वही आपके का मार्गदर्शक बनेगा। यदि असावधानीवश पुष्प का नेत्र प्रवेश अधिक हो जाए तो मूत्राशय में हानि होती है, और यदि प्रमाण से कम पुष्पनेत्र प्रवेश किया जाए तो स्नेह उचित रूप में प्रवेश नहीं करता। उत्तर बस्ती देते समय सुखपूर्वक, न अधिक वेग से और न ही वेग से हाथ सिर दबाकर औषध अंदर की ओर प्रविष्ट कराना चाहिए। यहाँ वही बिल्कुल बस्ती व्यापक में आपको बताया गया था, उसी नियम को यहाँ भी मानना है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बस्ती देते समय हाथ कांपे नहीं, तथा बस्ती को निकालते समय भी हाथ नहीं कांपना चाहिए। उसमें मूत्रेंद्रिय में क्षतता होने की संभावना रहती है। जब उत्तर बस्ती द्वारा प्रयुक्त स्नेह बाहर निकल जाए तब तीसरी बस्ती देनी चाहिए। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार अनेक बस्ती दी जाती है। उत्तर बस्ती द्वारा दिया गया स्नेह बाहर न निकले तो उसे उपेक्षा कर देनी चाहिए, उस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन रात भर बीत जाने के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल आगे बताई जाने वाली बर्ती मूत्रमार्ग में डालकर स्नेह को बाहर निकालना चाहिए। जब तक वहाँ तक भी यदि नहीं निकलता है तब देखिए श्लोक 58, 59, 60, 61 यहाँ जो बर्ती की चर्चा की गई है, यहाँ पिपल्यादि बर्ती इसका नाम है। इसको बनाने की विधि आचार्य बता रहे हैं। पिपली
लवणागार धूमापामार्ग सरसपई वार्ता कुरसा निर्गुंडी संपाकई ससहाचरई मुक्ताम्लपिष्टै सगूढ़ैर् वर्ति कृत्वा प्रवेशयेत् अग्रे तु सर्पाकारं पश्चार्धे मास संवितं नेत्र दीर्घा घृताभ्यक्तां सुकुमारां मंगुरां नेत्रवत् मूत्रनाड्यात्तु पायौ चांगुष्ठ संहितां स्त्रीः प्रत्यागते ताभ्याम् अनुवासिको विधि परिहारश्च सव्यापत सम्यक दत्त लक्षण। कीपर सेंधा नमक गृह धूम के बारे में मैंने बताया था कि घर में जो झोले लग जाते हैं गृह धूम की जगह पर उसी का प्रयोग होता है। अपामार्ग का बीज, पीली सरसों, बड़ी कटेरी के फल का रस, बनभंटा जिसे आप कहते हैं वही बड़ी कटेरी है, उसके फल का रस, उसकी बैंगन का रस, निर्गुंडी की पत्ती, अमलतास, कटसरैया की पत्ती, इन सभी को समान भाग में लेकर गोमूत्र और खट्टी कांजी में पीसकर गुड़ मिलाकर बर्ती बनाकर मूत्र मार्ग में प्रवेश करें, इससे स्नेह बाहर आता है। बर्ती बनाने के लिए इन सभी द्रव्यों को आग पर पका करके बर्ती बनाना चाहिए। बर्ती आगे की ओर सरसों के समान और पीछे की ओर उड़द के समान मोटी रहे। यह बर्ती नेत्र की लंबाई के समान लंबी बनाई जाती है। बर्ती को कोमल हो पर टूटने वाली न हो, नहीं तो अंदर डालेंगे तो भीतर रह जाएगा, फिर बहुत आपको परेशानी होगी। आप स्नेह से परेशान हैं, फिर बर्ती टूट जाने से परेशान हो जाएंगे। ऐसी बर्ती बनाकर घृत चुपड़कर पुष्प नेत्र के समान ही मूत्र मार्ग में लगाएं। यह पिपल्यादि बर्ती बस्ती द्रव्य के न निकलने पर गुदा में भी लगाई जाती है। इसका प्रयोग गुदा में भी कर सकते हैं यदि बस्ती बाहर नहीं आती है तो, किंतु उसकी मोटाई जो बताया गया है उसके अनुसार नहीं होगा, अंगुष्ठ प्रमाण का होगा। यह अंगूठे की तरह मोटी बनाई जाती है। इस प्रकार लिंग बर्ती तथा गुद बर्ती के द्वारा जब उत्तर बस्ती का स्नेह बाहर निकल जाए तो अनुवासन बस्ती में बताई गई विधियों का पालन करें। अनुवासन बस्ती को देने के बाद जो वर्ज्य विधियां बताई गई हैं उसमें व्यापतियां बताई गई हैं तथा सम्यक अनुवासन बस्ती के जो लक्षण होते हैं वही परिहार व्यापत्ति और संरक्षण उत्तर बस्ती में भी होते हैं। श्लोक 62, 63, 64 उत्तर बस्ती के समय का निरूपण किया जा रहा है। स्त्रीणाम आर्तौ काले तु प्रतिकर्म तदाचरेत गर्भासना सुखम स्नेहम तदा दत्ते ह्याव्रत गर्भयोनिस्तदा शीघ्रम जीते गृह्णाति मारुते बस्तिजेषु विकारेषु योनि विभ्रंशजेषु च योनिसूरेषु तीव्रेषु योनि व्यापक स्वसृग्धरे
अप्रस्रवति मूत्रे च बिंदुम बिंदुम स्रवत्यपि विदद्यात् उत्तरम बस्तिम यथा स्व औषधम संस्कृतम। स्त्रियों में यही उत्तर बस्ती ऋतु काल होने पर दी जाती है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में, क्योंकि ऋतु काल में गर्भाशय का मुंह खुला रहता है अथवा योनि शीघ्र ही स्नेह को ग्रहण कर लेती है। उत्तर बस्ती के द्वारा वायु को जीते जाने पर योनि शीघ्र ही गर्भ धारण कर लेती है। इसलिए जो स्त्रियां गर्भवती नहीं हो रही हैं, बड़ा परेशान होती हैं, उनमें यह प्रयोग उत्तम प्रयोग बताया गया है। स्त्रियों के बस्ती में यदि रोग हो, योनि भ्रंश से अन्य विकार उत्पन्न हो, योनि में तीव्र शूल हो, योनि व्यापक रोग हो और प्रदर रोग हो, ऐसी अवस्था में यदि मूत्र सर्वथा रुक गया हो अथवा बूंद बूंद निकलता हो तो दोषानुसार औषधियों से सिद्ध किए हुए स्नेह से उत्तर बस्ती देनी चाहिए। आइए 65 और 66 इस श्लोक में आचार्य स्त्रियों में उत्तर बस्ती के पुष्प नेत्र का प्रमाण बता रहे हैं। पुष्प नेत्र प्रमाणम तो प्रमादानां दशांगुलम मूत्र स्रोतः परिणाहम मुग्ध स्रोतो अनुवाहि च अपत्यमार्गम नारीणां विज्ञेयं चतुरंगुलम द्वयांगुलम मूत्र मार्गे तो बालायास एकम अंगुलम। स्त्रियों में पुष्प नेत्र का प्रमाण 10 अंगुल का होना चाहिए और मूत्रवाह स्रोत का जितना घेरा होता है उसी के अनुसार नेत्र बनाना चाहिए। नेत्र का छिद्र इतना मोटा होना चाहिए जिसमें बड़ा खड़ा मूंग निकल जाए। स्त्रियों के योनि मार्ग में 4 अंगुल पुष्प नेत्र अंदर प्रविष्ट कराना चाहिए। मूत्र मार्ग में 2 अंगुल अंदर प्रविष्ट कराना चाहिए। प्रमाण मिल गया आपको। और 10 वर्ष से छोटी बालिकाओं में मूत्र मार्ग में 1 अंगुल नेत्र प्रविष्ट कराना चाहिए, इसलिए कि वह मार्ग उनका छोटा होता है। देखिए श्लोक 67, 68 और 69। स्त्रियों में उत्तर बस्ती देने की विधि की बात आचार्य यहाँ बता रहे हैं। उत्तानाया शयानाया सम्यक संकोच शक्तिनी अथास्या प्रणयेत नेतम अनुवंशगतम सुखम द्विस्त्रिश्चतुरीति स्नेहान अहोरात्रेण योजयेत वस्तौ वस्तौ प्रणीते च वर्ति पीनतरा भवेत् तीरातम कर्म कुर्वीत स्नेह माताम विवर्धयेत अनेनैव विधानेन कर्म कुर्यात् पुनस्त्रिहात्। अर्थात स्त्रियों को उत्तान सुलाकर दोनों पैरों को संकुचित कराकर पृष्ठवंश के ठीक सामने की ओर, तो यहाँ आपका भी पृष्ठवंश रहेगा, बस्ती
डालने के लिए मुख कराकर नेत्र को योनि या मूत्र भाग में प्रविष्ट कराना चाहिए। माने उतान लेटाने की बात यहाँ हो रही है। बिल्कुल दिन रात में 2 या 3 या 4 बार स्नेह का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि उत्तर बस्ती का स्नेह न निकले तो पीछे बताई गई पिपल्यादि बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। बस्ती में लगाई जाने वाली बस्ती अधिक मोटी बनानी चाहिए। स्नेह की मात्रा को बढ़ाते हुए 3 दिन तक उत्तर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। फिर 3 दिन रुककर पुनः 3 दिन तक इसी विधि के अनुसार स्नेह को बढ़ाते हुए उत्तर बस्ती देनी चाहिए। श्लोक नंबर 70 देखें 70। अतः शिरोविकाराणां कश्चित् भेदः प्रवक्ष्यते। आचार्य कह रहे हैं कि उत्तर बस्ती की दीक्षा आपको दे दी गई। अब यहाँ से बस्ती रोग के बाद सिर में होने वाले कुछ रोगों का भेद बताया जाएगा। अतः इसके बाद के व्याख्यान में शिरोरोग की बात कही जाएगी। यहाँ यह व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।